Yes. So we are finally live. Please all of you check audio and video. आज आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं? सब लोग आराम से पहले चेक कर लें. All of you, we must be connected. We are here today for CMA Final IDT revision. Today is the first lecture. CMA Final IDT की आज हमारी पहली मुलाकात है. We'll be doing revision of the advanced concepts under GST. कैसे हैं आप सब? सबसे पहले I would request everybody to please confirm me with your chat messages that audio and video is there. All good, all clear, very nice, very nice. We started a day ago. एक दिन पहले भी हमने फ्राइडे को स्टार्ट किया था, but it was not went, it did not go well. कोई बात नहीं. Yes, all good, all good. Yes, yes. So good evening everyone. स्वागत आप सबका CMA फाइनल IDT के कंप्लीट रिवीजन में. तो सबसे पहले मैं इस बात की क्लैरिटी आपको दे दूं कि हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे तो उसका मतलब कंप्लीट रिवीजन है, उसका मतलब सिलेक्टिव रिवीजन नहीं है. मैं कॉन्सेप्ट सारे कवर करवाऊंगा, मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा. बस आपको थोड़ा सा होमवर्क इस बात का करना होगा कि जैसे आज हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स अंडर जीएसटी पढ़ेंगे, तो जितना हम आज पढ़ लेंगे उतना आप अगले दिन प्लीज रिवाइज करिएगा. हमारा जो टाइम टेबल है वो कुछ इस प्रकार रखा गया है कि आप दिन के अंत में पूरा रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं. मंडे, वेंसडे, फ्राइडे रात 8 बजे से 9:30 बजे तक हमारा ये स्लॉटिंग है. तो फिर जब आज आप एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एडवांस कॉन्सेप्ट में जैसे 2 लेक्चर्स होंगे, एक आज का और एक वेंसडे का. तो जब ये 2 लेक्चर्स हो जाएं तो आप स्टडी मटेरियल या आप स्कैनर, जहां से भी आपको ठीक लगता है, क्वेश्चंस को एक दफा जरूर देखें. तो आपको इस बात की एश्योरेंस हो जाएगी कि आप सही कमरे में बैठे हैं, आप एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो सकते हैं. दूसरी काम की बात मैं आप सबके, सबसे पहले हम उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो एक्सक्लूसिव टू फाइनल हैं, जैसे कि केस स्टडीज, एडवांस कॉन्सेप्ट्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स. जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई वाज आल्सो प्रेजेंट इन सीएमए इंटरमीडिएट. बट व्हेन यू कम टू फाइनल, द कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, द क्वेश्चन बिकम्स कॉम्प्लेक्स. तो कौन सी एडजस्टमेंट को कैसे हैंडल करना है, कौन से इजी कॉन्सेप्ट को कैसे कॉम्प्लेक्स वो लोग बना देते हैं, ये सब कुछ हम सीखेंगे इस रिवीजन सीरीज में. तो 2 बातें जो हमने सीखी वो ये कि आज जो हमने क्लास में कर लिया, घर जाकर आपने उसको कंप्लीट तरीके से रिवाइज करना है, अश्योरेंस के लिए कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है. मन के किसी भी कोने में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, मन के किसी कोने में कोई डाउट या सस्पिशियन नहीं रहना चाहिए कि साहब क्लास भी कर ली और कॉन्फिडेंस भी नहीं आया, ये सोचकर कि कहीं को छोड़ा तो नहीं इन्होंने. ऐसा ना करें आप. दूसरी शिक्षा हमें ये लेनी है कि हम ढूंढ ढूंढ कर फाइनल के रिस्पेक्टिव जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, उनको पहले करेंगे, लेकिन करेंगे हर चीज को. तीसरी चीज आप याद रखिएगा कि लगभग 15 जून तक हमारा ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. 15 जून तक हम और आप मिलकर कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे. तो इसलिए धीरे धीरे आराम से ग्रेजुअली पढ़ाई को करिएगा. डू नॉट रश टुवर्ड्स द कंप्लीशन, राइट. इतना जल्दी सब कुछ मत करिए कि फिर आगे बहुत देर हो जाए. ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं. ये नोट्स आपके पास आ चुके होंगे. तो आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं, वो है एडवांस कॉन्सेप्ट्स अंडर जीएसटी पार्ट 1. तो एडवांस कॉन्सेप्ट्स अंडर जीएसटी में सबसे पहले जो टॉपिक हम कर रहे हैं, दिस इज पेनल्टीज अंडर जीएसटी. और जो ये पेनल्टीज अंडर जीएसटी है, पेनल्टीज अंडर जीएसटी, इस पेनल्टीज अंडर जीएसटी के अंदर
दो प्रकार की पेनल्टीज आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। टॉपिक पे ध्यान दीजिए, जैसे ही टॉपिक आगे बढ़ेगा और खत्म होने वाला होगा, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो पेनल्टीज अंडर जीएसटी, तो इस पेनल्टीज अंडर जीएसटी में दो प्रकार की पेनल्टीज आपको यहां पर नजर आ रही हैं। सबसे पहला यहां पर लिखा है कि क्या ऑफेंस कमिटेड करा गया, ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऑफेंस ही नहीं हुआ तो फिर पेनल्टी किस बात की। तो यहां पर लिखा है नो ऑफेंस, तो पेनल्टी निल, राइट। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हमसे ऑफेंस नहीं हुआ फिर यहां टॉपिक ही क्यों आया। असल में कुछ छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं जिनको ऑफेंस नहीं माना जा सकता, कुछ छोटी गलतियां हो सकती हैं जिनको हम अपराध नहीं मान सकते। जैसे आईजीएसटी पेड इंस्टेड ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और वाइस वर्सा। भाई हम टैक्स देने तो गए थे, लेकिन हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी देने की जगह आईजीएसटी दे दिया, या आईजीएसटी पे करने की जगह हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी दे दिया। तो भाई घर में थोड़ी रख लिए, पैसे पूरे दिए ना, इस हेड की जगह उस हेड में दे दिए, इस हेड की जगह उस हेड में दे दिए, तो कोई फर्क नहीं है। बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई ये नए सिलेबस वालों के लिए या ओल्ड सिलेबस वालों के लिए, दोनों में टॉपिक कवर है। ये एडवांस कॉन्सेप्ट अंडर जीएसटी इज प्रेजेंट इन बोथ द सिलेबस। ठीक है, खुशी खुशी पढ़िए। यशवंत भाई घबरा रहे, भाई 15 जून कैसे। मैंने कहा कि मैं 100 के 100 नंबर का रिवीजन कराऊंगा, लेकिन ऐसे ऐसे टॉपिक्स मैं पहले उठाऊंगा जिनसे 60 प्लस अपने आप कवर हो जाएगा। टाइम लाइन मत देखिए, टॉपिक लाइन देखिए। तो सबसे पहले हमने सीखा कि अगर पेनल्टी नहीं लगेगी, कब, जब हमने ऑफेंस ही नहीं करा। जीएसटीआर फाइल्ड इनकरेक्टली इन टाइम, टाइम पर हमने रिटर्न्स भर दिए, गलत भर दिए, तो अगली बार ठीक कर लेंगे। क्लियर। बिल अमाउंट या टैक्स दोनों चीजें, या फिर दोनों चीजें नॉट पेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। हम कस्टमर हैं, हमने सेलर को पेमेंट करनी चाहिए, 180 दिन में करनी चाहिए, नहीं करी भाई तो कोई बात नहीं, आईटीसी रोक देंगे, बाद में कर देंगे पेमेंट। लेकिन सरकार कह रही है मेरे को पेनल्टी नहीं चाहिए छोटे गलतियों के लिए। तो याद रखिएगा, पता नहीं कौन से रूल पर केस स्टडी बनकर एग्जाम में आ जाए। छोटी गलती, पहला ये वाले जीएसटी की जगह वो वाला जीएसटी भर दिया, जीएसटी रिटर्न हमने टाइम पर भरा, बस थोड़ी कैलकुलेशन गलती कर दी, तो अगले महीने उसे ठीक कर लेंगे। और तीसरा कि हमने जो पेमेंट सेलर को करनी चाहिए थी 180 डेज में, वो नहीं करी। अब इसका मतलब ये वाला स्लॉट तो हो गया हमारा खत्म। ठीक, नो ऑफेंस वाला जो सिनेरियो था वो हम पढ़ चुके। अब देखते हैं ऑफेंस यस। ओहो, हमने अपराध कर दिया। अरे, तो अपराध करने के पीछे तुम्हारी इंटेंशन थी या गलती से हो गया। मतलब ये हुआ कि ये जो ऑफेंस कमिटेड वाज इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, कैसे करा तुमने। तो ध्यान से देखिए, अगर अनइंटेंशनली करा, यहां पर क्या लिखा है, यस के नीचे क्या लिखा है, ऑफेंसेस कमिटेड बाय वे ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड करने पर गलती हुई या बिना फ्रॉड करे यूं ही अनजाने में कुछ हो गया। तो फ्रॉड अगर यस है तो नीचे दी गई टेबल है, और फ्रॉड अगर नो है तो ये वाली टेबल है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी सर, ये देखिए आप, अगर फ्रॉड यस है तो ये लेफ्ट साइड वाली टेबल है, और अगर फ्रॉड नो है तो ये राइट साइड वाली टेबल है। ठीक है, तो मैं फ्रॉड यस वाला केस बताना चाहता हूं आपको, आप सीएमए फाइनल में। तो यहां पर कुछ अपराधों की लिस्ट लिखी है, और ये बड़े कॉमन अपराध हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ये बातें आपको इंटरमीडिएट में नहीं मिलेंगी। पहला अपराध है पेनल्टी फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम इवन दो ही इज नॉट एलिजिबल। बताओ, तुम स्मॉल टैक्स पेयर हो ही नहीं, तुम छोटे व्यापारी हो ही नहीं, तुम इस कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो ही नहीं, फिर भी ले ली। बताओ, धोखा। दूसरा, पेनल्टी फॉर रॉन्गफुली चार्जिंग जीएसटी रेट। वो जो कस्टमर है मासूम, उस बेचारे को तो पता नहीं,
तुमने ज्यादा जीएसटी रेट लेके लपेट डाला बेचारे को, जानबूझ के उससे ज्यादा जीएसटी ले लिया और सरकार को कम जमा कर दिया। पेनल्टी फॉर नॉट इशूइंग इनवॉइस, पेटी पे पेटी माल निकल रहा है गोडाउन से और बिल काटने वाला कोई बैठा ही नहीं, तो धोखा ही तो है ना। पेनल्टी फॉर नॉट रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी, आपका टर्नओवर 40 लाख पार हुए, कई साल हो गए और आप कह रहे कौन ले जीएसटी रजिस्ट्रेशन, हमारी बला से हैं, क्या जरूरत है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की, धोखा में काउंट हो रहा है ये देख लो। पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग करनी चाहिए ए प्रोडक्ट की, तुम जानबूझ के कर रहे हो बी प्रोडक्ट की ताकि टैक्स की चोरी हो सके। तुमने बेचा टैक्सेबल प्रोडक्ट है, दिखा रहे हो एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट। पेनल्टी फॉर हेल्पिंग अ पर्सन टू कमिट फ्रॉड, ये बहुत बढ़िया है, मतलब हमने कुछ नहीं करा लेकिन जिसने करा उसका साथ जरूर हमने दिया, तो बात तो बराबर ही है ना। अब इन परिस्थितियों में ये जो सिचुएशंस आपने यहां पर देखी, इनमें जो पेनल्टी लगेगी वो कितनी है जरा ध्यान से देखिए। शुरू की 1 2 3 4, इनमें तो है 100% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर। अब ये देखने से बड़ा सिंपल लगता है और वैसे सच बताऊं तो है भी सिंपल, लेकिन क्वेश्चन सुनते समय आदमी घबरा जाता है, पता नहीं पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा। मैं सब लेकर आया हूं, मैं कॉन्सेप्ट कम और सवाल ज्यादा करवाऊंगा, देख लेना आज तुम। तो भाई 100% पेनल्टी और 10,000 विच एवर इज हायर, लेकिन ये गलत बिल और किसी को सपोर्ट कर रहे हो तुम धोखाधड़ी में, तो 25,000 रुपए तक की पेनल्टी है, 25,000 रुपया फ्लैट पेनल्टी नहीं है, ठीक है। तो ये तो थे भाई धोखे के मामले। अब हमने धोखा नहीं करा है, हमसे गलती हो गई, माय लॉर्ड, इट वॉज एन अनइंटेंशनल एक्टिविटी, हमने कोई जानबूझ के गलती नहीं करी, हमसे हो गई। ओहो, तो क्या क्या है भाई, जानबूझ के नहीं करी, अनजाने में हो गई, लेकिन क्या हो गई, पेनल्टी फॉर डिले इन फाइलिंग जीएसटीआर, तो लेट फीस लगेगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो यहां लेट फीस लिखी है वो एग्जाम पर्पस से सही नहीं है। तो सर आपने लिखी क्यों है? क्योंकि आपके कलकत्ता की किताब में भी यही लिखी है। मैं लिख के इसलिए कटवा रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। आप आराम से घर जाकर देखिएगा, जहां पर भी आप बैठे हैं, अगर आपके पास आईडीटी फाइनल की स्टडी मैट है, नई वाली लेटेस्ट जो 2023 में आई है, उसमें भी ये लिखा है। असल में रूल में तो लेट फीस यही है, 100 रुपया सीजीएसटी, 100 रुपया एसजीएसटी। फिर इसके बाद प्रोविजन आया था कि जितना टर्नओवर आपका ज्यादा है उतने रुपए आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। किस बात की लेट फी? रिटर्न भरने में लेट कर दिया आपने, तो फिर पेनल्टी है क्या? अभी आगे बताऊंगा आपको। लेट फीस जो है वो लगेगी और उसको अनइंटेंशनल माना जाता है, ठीक है भाई, अनइंटेंशनल माना जाता है इसको। दूसरा, पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग जीएसटीआर, यहां पर हम ज्यादा स्मार्ट हैं, हमने ऐसा नहीं करा कि हमने जो जीएसटी रिटर्न है वो लेट भरे, यहां पर हमने साहब भरे ही नहीं, यहां पे जीएसटी रिटर्न हमने भरे ही नहीं। और पेनल्टी फॉर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम इवन दो ही इज नॉट एलिजिबल, यहां पर हमने अनजाने में कंपोजिशन स्कीम ले ली जबकि हम एलिजिबल नहीं थे। तो पेनल्टी कितनी है? 10% ऑफ टैक्स और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर। ये रूल सुनने में आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा, तो इंप्लीमेंट करने में भी सिंपल है। बस आप क्वेश्चन आंसर्स पर जब आप ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। वैसे तो जितने हैंडआउट या जितने स्टडी मैट या जितने नोट्स हम आपको देंगे ना इन रिवीजन सीरीज में, सिर्फ उतने भी यदि आप कर लें तब भी बहुत अच्छा है, कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं है। चलो अब देखते हैं भाई, ये वो लेट फीस है जो सरकार ने कुछ समय पहले लॉन्च करी, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ, वो लागू अभी तक नहीं हुई। यश भाई पूछ रहे हैं कॉग्निजेबल इवेंट क्या होते हैं? सब आएगा, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, सीजर, सर्च, कॉन्फिस्केशन, डिटेंशन, अरेस्ट, बेल, सब आएगा भाई, पिटारे में सब है। तो बस आप सब लोग ध्यान से जुड़े रहें बस। अब देखिए लेट फीस अंडर जीएसटी, यहां पर क्या लिखा है कि अगर हमारा रिटर्न निल है, मतलब हमें कोई टैक्स नहीं बनता हमारा, तो 500 रुपए पेनल्टी है, 250 सीजीएसटी की, 250 एसजीएसटी की। टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से कम है
तो फिर 2000, हजार रुपए दोनों की। अगर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 2,500, 5,000 पेनल्टी। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 5,000 पेनल्टी। तो ये जो अमाउंट लिखे हैं ये भी तुमको नहीं याद करने, तो सर लिख के ही क्यों लाए हो? दोस्तों देखो भाई, ऐसा है, दिखाकर काटना एथिक्स है। बिना दिखाए नोट्स में से उड़ा देता मैं तो आपको लगता देखा मास्टर टॉपिक खा गया, कराना नहीं चाहता। दोस्तों बात ऐसी है कि ये जीएसटी के जो रिटर्न की पेनल्टी है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, वो कम है, बहुत कम है। अभी आई विल शो यू द क्वेश्चन। चलो हाँ, ये वाली पेनल्टी ठीक है, ये याद कर लो कि जीएसटी 4 जो है आपने नहीं भरा और आपका निल रिटर्न था तो 500 रुपए मैक्सिमम पेनल्टी है, और अगर आपने भरा है टैक्स बनता है तो 2000 मैक्सिमम पेनल्टी है। जीएसटीआर 7 में 25 रुपए आपकी पर डे की पेनल्टी है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं सर। तो अभी तक तुमने क्या सीखा? अभी तक तुमने सीखा कुछ पेनल्टीज की लिस्ट। सबसे पहले पेनल्टी व्हेन देयर इज नो ऑफेंस। So when there is no offense, there is little mistake. Little mistake, no offense. No offense, no penalty. Then we saw offenses of two types, one intentional, one unintentional. Fraud, no fraud. So if it is no fraud, penalty केवल GSTR ना भरने पर और लेट भरने पर, और वो कंपोजिशन स्कीम आपने अनजाने में ले ली। और इधर नोट्स के लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? आपने धोखाधड़ी करी, इनवॉइस इशू कर दिया आपने, माल गया ही नहीं, राइट? आपने टैक्स ज्यादा ले लिया, सरकार को कम दिया, वो सारी सिचुएशंस भी थी। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि जीएसटी रिटर्न लेट भरने पर लगने वाली पेनल्टी क्या है, या जीएसटी रिटर्न ना भरने पर लगने वाली पेनल्टी क्या है। उस पर आधारित एक क्वेश्चन है, आइए देखें। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे ना घर पर मेरी क्लास के बाद के अपने को ये क्लियर नहीं हो रहा, आप कम से कम 2 बार मेरे नोट्स पढ़िएगा, 2 बार मेरा ये सेशन सुन लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा सेशन आप 2 बार सुने, लेकिन हाँ कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ तो उसको कम से कम आप 2 बार सुन सकते हैं। देखो भाई, आर प्राइवेट लिमिटेड ने सप्लाई करे गुड्स वर्थ ₹10 लाख। अच्छा, तो आर प्राइवेट लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को 10 लाख रुपए के सामान सप्लाई करे, ठीक है भाई, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019 प्लस जीएसटी 12%। समझ आया? अक्टूबर 2019 की ट्रांजैक्शन की बात चल रही है दोस्तों। जो ट्रांजैक्शन है वो अक्टूबर 2019 की है। इसका मतलब इसका जो जीएसटी रिटर्न है वो अगले महीने नवंबर में जमा हो जाना चाहिए था। आर प्राइवेट लिमिटेड ने जीएसटी पे करा 5 जनवरी 2021 को। हालत देखें आप, मतलब देरी की भी कुछ हद होती है। कहां 2019 और कहां 2021, बताओ, 1 साल से भी ज्यादा लंबा समय खींच डाला हमने। ITC ऑफ ₹70,000 इज अवेलेबल इन द बुक्स इन सितंबर 2019। अच्छा, 10 लाख रुपए पे जो 12% जीएसटी बना वो बनेगा 1,20,000 रुपए। उस 1,20,000 रुपए में से 70,000 रुपए हमारे पास पहले से ITC है, तो 50,000 रुपए का अपने को लाइबिलिटी बना, ठीक है ना, और वो हमने जमा करी लेट। तो बस आपसे वो क्या पूछ रहे हैं मासूम लोग, मासूम मतलब कैलकाटा, ठीक है, और शैतान मतलब हम और आप, ठीक। तो भाई ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ अक्टूबर 2019 रिटर्न इफ एनी लिख के, और हमें ये लालच देते हैं। बच्चे को लगता है पता नहीं ब्याज लगेगा भी कि नहीं लगेगा, पता नहीं पेनल्टी लगेगी भी कि नहीं लगेगी। तो ब्याज का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, वैसे हम अपने रिवीजन में उसको भी लेंगे, सारे प्रकार के ब्याज इकट्ठे करके मैं एक दिन आपको समझाऊंगा कि 18% का इंटरेस्ट लगता है अगर आप नॉर्मल तरीके से लेट पेमेंट करते हैं। नॉर्मल तरीके से मतलब कोई धोखाधड़ी नहीं करी भाई, पैसे नहीं दिए, और अगर आपने आईटीसी गलत लिया है, ठीक, और आपको लेना नहीं चाहिए था, तो 24% का ब्याज लग जाता है। तो यहां पर तो बस हमने लेट पेमेंट करी तो 18% का ब्याज लगा देंगे और एक पेनल्टी लगा देंगे नॉर्मल रेट से। वो नॉर्मल रेट क्या है जरा मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए आप, सबसे पहले ये जो रीवर्क वाला हिस्सा है वो सेकंड पार्ट है भाई, वो बाद में देखेंगे, पहले मेन पार्ट देख लेते हैं। इंटरेस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट हुआ, देखो मैं कोई देखो कैलकुलेशन आपके सामने इस समय रिवीजन बैच में कर नहीं पाऊंगा, मैं केवल आपको सॉल्यूशन में ही मार्किंग करा सकता हूं। यहां पर देखो 1,20,000 में से सबसे पहले तो 70,000 माइनस कर दिए गए,
तो हमारी जो लाइबिलिटी बनी वो केवल 50,000 रुपए की बनी। इस 50,000 पर 18% का ब्याज निकाला जाएगा। और कितने दिनों का? 411 दिन का। सर 411 दिन कैसे आए? घर पे बैठ के खुद जोड़ना है, और अगर नहीं समझ आए तो मेरे को डाउट भेज देना है, हम मिलके उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और पेनल्टी कैसे निकली भाई? पेनल्टी ध्यान से देखो, 411 दिन की 50 रुपए के हिसाब से निकली। इसका मतलब क्या हुआ? 25 रुपए पर डे सीजीएसटी का और 25 रुपए पर डे एसजीएसटी का। तो 50 रुपया पेनल्टी एक दिन की निकली। तो 411 दिन की 50 रुपए के हिसाब से कितनी बनी? 20,550। पहले बताओ, क्लियर हो गई बात? 20,550 या 10,000, विच एवर इज लेस। तो हमने 10,000 रुपए पेनल्टी जो है वो पे कर देनी है, क्योंकि ये मैक्सिमम अमाउंट होता है पेनल्टी का। लेट मी जस्ट शो यू। ये देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा था ना, जो हमने काट दिया, यहां पे लिखा था 100 रुपए पर डे। 100 रुपए पर डे आजकल नहीं है, 25 रुपए पर डे है। लेकिन जो सीलिंग लिमिट है वो वही है, 5,000 रुपया मैक्सिमम। सी का 5,000 रुपया मैक्सिमम है, इसका तो 10,000 से ऊपर नहीं जा सकती। अब ये वाला रूल आपको यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने क्वेश्चन समझ लिया, तो क्वेश्चन समझते वक्त रूल भी तो समझ आ गया, साथ साथ ही रूल पी जाओ। ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है, बात खत्म, नमस्ते, बल्ले बल्ले, नंबर आएंगे, बहुत बढ़िया। अब तुम कॉन्सेप्ट की टेंशन में रहोगे तो कैसे चलेगा भाई? देखो, इतना क्वेश्चन समझ आ गया अपने को। क्वेश्चन में एक हिस्सा और है, रीवर्क। ओहो, दोबारा करें, क्यों? इफ ड्यूज पेड अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 74। ओहो, हमारे पास सेक्शन 74 का नोटिस आ गया। हमारे पास सेक्शन 74 का नोटिस का मतलब है कि हमने धोखाधड़ी कर दी। तो सर हमें तो याद रखना पड़ेगा सेक्शन 74 ना। आगे भी देखो लिखा है, रिकवरी ऑफ ड्यूज इन केस ऑफ फ्रॉड। वैसे मशहूर सेक्शन है 73 74, दोनों याद कर लो आप। 73 नो फ्रॉड, 74 विद फ्रॉड। तो इसमें भाई क्या होगा? सबसे पहली बात तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट ध्यान से देख लीजिए, 18 की जगह 24 हो गया। एक तो ये काम की बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जो ब्याज लगा 24%, वो पूरे 1,20,000 पे लगा, 50,000 रुपए पे नहीं। ये नोटिस करिए इस बात को, आप इस अंतर को पहचाने। 1,20,000 रुपया का जो टोटल हमारा लायबिलिटी था, जिसमें से 70,000 रुपए का हमारा आईटीसी माइनस हो रहा था, ये देखिए आप, और बचे हुए 50,000 पर केवल इंटरेस्ट लग रहा था। फ्रॉड के केस में फुल वैल्यू पे ब्याज लगेगा। तो ये बात दिमाग में बैठा लेनी है, फ्रॉड के केस में जो ब्याज लगेगा 24% लगेगा, और ये 24% फुल वैल्यू पे लगेगा, बात खत्म। अब 50 पन्नों का चैप्टर पढ़ लो या ये रूल यहां पी जाओ, बात एक ही है, ठीक। अगला देखें आप, अब जो पेनल्टी है उसके पेनल्टी के रूल यहां पर कैसे बदल गए? मैं आपको पेनल्टी का रूल दिखाता हूं ऊपर फ्रॉड वाले केस में, आपको याद होगा, ये ध्यान से समझ आया आपको? ये देखिए, पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर। ये इन अपराधों के लिए था, इन अपराधों के लिए, ठीक है, बिल ना इशू करना वगैरह वगैरह। अब यहां पर देखिए आप, टोटल पेनल्टी 1,20,000 कैसे आ गई भाई? अरे वही 100% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 रुपए विच एवर इज हायर। 100% ऑफ टैक्स अमाउंट 1,20,000 रुपए और 20,000 रुपए विच एवर इज हायर। तो 1,20,000 हमारी पेनल्टी हो गई। फटाफट बताओ, बात समझ आई कि नहीं समझ आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ गया अच्छे से? फटाफट यस और नो टाइप करें। यू नीड टू टाइप यस और नो, यू हैव टू टाइप यस और नो। टोटल जो कॉन्सेप्ट मुझे कराने हैं आप सबको, उनकी काउंटिंग मैं अपने पास लिख कर लाया हूं। टोटल कॉन्सेप्ट जो अपने को कराने, वो 18 कॉन्सेप्ट्स हैं आज की क्लास में। तो 18 कॉन्सेप्ट्स में से हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, पेनल्टी अंडर जीएसटी। बिल्कुल समझ आ गई ये बात, पेनल्टी का अमाउंट और उस पर एक क्वेश्चन। अब ये दूसरा हमारा इंडेक्स में टॉपिक है। विकास भाई पूछ रहे हैं 24% क्या है? 24% उस केस में लगता है जब आपने गलत प्रकार से आईटीसी ले लिया, धोखाधड़ी में आईटीसी ले लिया, तो 18 की जगह ज्यादा ब्याज आपसे लेते हैं, 24%। क्लियर?
चलो, अब अगला टॉपिक हमारा है जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी। जनरल डिसिप्लिन का मतलब है कुछ बेसिक रूल्स हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक, हम इसको आज मान रहे हैं। पहला टॉपिक जो हमने अभी पेनल्टी पढ़ी, जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी। पेनल्टी से रिलेटेड डिसिप्लिन मतलब कुछ नियम जिनको हमें याद रखना है। पहला, ध्यान से देखो ना प्लीज। हाँ जी, नो ऑफिसर शैल इंपोज एनी पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीचेस एंड इजीली रेक्टिफिएबल मैटर्स। मतलब दो परिस्थितियां तुमको यहां पर हरे डब्बे में नजर आ रही होंगी। पहला, माइनर ब्रीचेस, छोटे छोटे कुछ अपराध हमसे हो गए, छोटी छोटी कुछ गलतियां हमसे हो गई, तो माय लॉर्ड हमें माफ कर दिया जाए। दूसरा, इजीली रेक्टिफिएबल मैटर्स, मतलब ऐसे मैटर्स जिनको बड़ी आसानी से रेक्टिफाई किया जा सकता है। मतलब मान लो कोई एपरेंट मिस्टेक थी, कुछ डॉक्यूमेंट में छोटी सी गलती हो गई, तो हम उससे कह रहे हैं अधिकारी से, अरे कमिश्नर साहब कैसी बात कर रहे हो हैं, इसको तो अभी सही कर देते हैं, दोबारा सही कर दूं, बताओ ये कोई बड़ी गलती थोड़ी है। तो छोटी गलती और मामूली गलती, अब इसकी परिभाषा क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये माइनर ब्रीच है, हमें कैसे पता चलेगा ये इजीली रेक्टिफिएबल है। ये देखो आप, माइनर ब्रीच का मैटर है कि जहां पर टैक्स वैल्यू 5,000 से कम हो। ये ध्यान से देखो तुम, माइनर ब्रीच इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इज लेस देन ₹5,000। 5,000 रुपए से 5,000 रुपए से अगर कम मसला हो तो चलो एक बार को माफी मिल सकती है, छोड़ो यार क्या करना पेनल्टी लगा के, कोई बात नहीं, आगे से नहीं करना, ठीक है। ऐसे अपराध तो कमिश्नर साहब हमें माफ कर सकते हैं। इजीली रेक्टिफिएबल का क्या मतलब है, जो आसानी से नजर आ रही हो, भाई कोई गलत डेट डाल दी हमने, क्रॉस उसको ठीक करके सही कर देंगे। कोई ऐसी चीज कर दी हमने जो बड़ी आसानी से डॉक्यूमेंट पे ठीक हो सकती है। इफ द सेम इज एन एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, कोई भी पेपर वर्क में हल्की सी गलती अगर हो गई हो, जो एपरेंट है मतलब नजर आ जाती है, प्रतीत हो जाती है, दिखाई दे जाती है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कंपलसरी, कोई भी पेनल्टी लगेगी तो पहले सुनवाई का मौका दिया जाएगा। और अगला देखें आप, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ पेनल्टी कैन बी कंसीडर्ड अ रिलीफ रीजन। ये मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में लिखी है बातें। मतलब अगर हम खुद गए और कमिश्नर साहब से बोले, कमिश्नर साहब क्या बताऊं यार एक गलती हो गई हमसे ना, ये हो गया है कांड, तो कमिश्नर कह रहा है चलो बैठो बैठो, कोई बात नहीं है, घबराते नहीं। तो जब कमिश्नर साहब के सामने हम खुद ही चल ले गए अपने कदमों को और हमने खुद ही जाकर बयान दे दिया अपने ही खिलाफ, तो फिर कुछ तो हमारे ऊपर रहम करना चाहिए अदालत को, सरकार को, कमिश्नर को। वो लिखा है यहां पर, ठीक है। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके सामने, जरा देखिएगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, ये कहां से उठकर आया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है सीए फाइनल मई 2018 से। अब आपको सुनकर लगेगा बताओ सर ये कोई तरीका थोड़ी है यार, सीएमए फाइनल का रिवीजन कराने आए हो, ये क्वेश्चन यहां से उठा के क्यों ले आए आप। ये कलकत्ता वालों से बात करिए आप, सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन है और वहां पर भी ये मार्किंग ऐसी लिखी हुई है। जानते हैं इससे क्या शिक्षा मिलती है, कि तुम्हारे यहां प्रश्न उधर से आ जाते हैं, तुम्हारे यहां प्रश्न उधर से आ जाते हैं और उधर के यहां प्रश्न हमारे यहां से आ जाते हैं। मतलब सीएमए के सीएमए, सीए के सीएमए में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। भाई सीए वाले में उनके इंस्टीट्यूट में हमारे यहाँ वाले प्रश्न चले जाते हैं और उनके में से हमारे वाले में आ जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। कॉन्सेप्ट अपने को देखना है बस। चलो भाई देखते हैं, प्रश्न ध्यान से सुनना है। मंगेश्वर कौन है ये, अरे होगा कोई, अपने को क्या करना, तुम सवाल पढ़ो। मंगेश्वर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017 हैज मेड अ ब्रीच इन पेमेंट ऑफ टैक्स अमाउंट। अच्छा, अमाउंटिंग टू ₹6100, 6,100 रुपए का कोई टैक्स में ब्रीच कर दिया। मतलब टैक्स जमा होना चाहिए था भाई, नहीं जमा हुआ, भाई यही तो मतलब है। असेसिंग अथॉरिटी हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी एज पर लॉ एप्लीकेबल टू द ब्रीच। अरे बताओ,
असेसिंग अथॉरिटी ने पेनल्टी लगा दी, चलो क्या करें फिर। इनवोकिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 126, मंगेश्वर ने आर्ग्यूमेंट करा दैट इट इज अ माइनर ब्रीच एंड देयरफॉर नो पेनल्टी इज इम्पॉसिबल, नहीं, नो पेनल्टी इज पॉसिबल, नो पेनल्टी इज पॉसिबल। मतलब मंगेश्वर कह रहा भाई साहब 6,100 रुपए का मैटर है यार, माफ कर दो, हैं तो बताइए माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जल्दी बताइए प्लीज, जल्दी बताएं ध्यान से कि ये जो 6,100 रुपए का मंगेश्वर भाई ने अपराध कर दिया है, क्या इसको माइनर ब्रीच मानेंगे या इसको माइनर ब्रीच नहीं मानेंगे, सब लोग बताएं। देखो भाई थोड़ा सा एक्टिव रहो, प्रश्नों के उत्तर आप नहीं देंगे तो यहां पर दीवारें थोड़ी देंगी, आप और मैं साथ साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी हां, 5,000 रुपए से ज्यादा का मसला है, इसलिए यहां पर माइनर ब्रीच नहीं माना जा सकता। चलिए कहानी अभी बाकी है दोस्त। इन अनदर इंस्टेंस, अच्छा मंगेश्वर को समझ नहीं आ रहा, एक और अपराध कर डाला लड़के ने। इन अनदर इंस्टेंस मंगेश्वर हैज ओमिटेड सर्टेन डिटेल्स इन डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा कुछ थोड़ी सी चीज रह गई, ठीक है, मासूम आदमी बेचारे को पता नहीं, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमी रह गई। दैट इज नॉट इजीली रेक्टिफिएबल, जिसको आसानी से रेक्टिफाई नहीं करा जा सकता, जिसको आसानी से रेक्टिफाई नहीं करा जा सकता, साफ साफ लिखा है। दिस हैज अकर्ड ड्यू टू द ग्रॉस नेग्लिजेंस, ओहो लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, किसकी, ऑफ हिज अकाउंटेंट, ओके, एंड ही मेक्स अ प्ली दैट ही वाज अनअवेयर ऑफ इट एंड देयरफॉर नो पेनल्टी शुड बी लेवीड, और वो कहने लगा कि मेरे ऊपर तो कोई पेनल्टी भैया मत लगाना। मंगेश्वर ने, पहले चलो अगली पैराग्राफ बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इतना बताओ यहां पर इस वाले क्वेश्चन के बारे में बताओ। मंगेश्वर ने जो गलती करी वो इजीली रेक्टिफिएबल नहीं थी, तो माफी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, पनिशमेंट से एग्जेम्पशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ। यहां दूसरे वाले पैराग्राफ में सब लोग बताएं एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मोहिनी के बाद बाकी लोग बताएं, प्लीज टेल मी। दोस्तों देखो ऐसे काम चलेगा नहीं, तुम बिल्कुल चुपचाप बैठोगे। डॉली जी कह रही है ये माइनर नहीं है, नहीं वो तो बात सही है, लेकिन यहां पर अब दूसरा पैराग्राफ है, यहां 5,000 वाला मैटर नहीं है, यहां पर हमने कोई ऐसी गलती कर दी डॉक्यूमेंटेशन में विच इज नॉट इजीली रेक्टिफिएबल, सो वी वुड गेट एग्जेम्पशन और नॉट, नहीं मिलेगी एग्जेम्पशन। रॉन्ग आर्गुमेंट है, क्यों, क्योंकि ये इजीली रेक्टिफिएबल नहीं है, अगर ये इजीली रेक्टिफिएबल होती तो हमें एग्जेम्पशन मिल जाती। अब सोचो ये क्वेश्चन करना कितना इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी चीज प्रश्न में घुमा फिरा के ये लोग पूछते हैं। अच्छा अगला प्रश्न, मंगेश्वर ने वॉलंटरीली राइट्स एक्सेप्टिंग अ मेजर प्रोसीजरल लैप्स, अरे वाह मंगेश्वर ने अपनी बात खुद मान ली, मंगेश्वर ने खुद ही चिट्ठी लिख दी, किस बात की, एक्सेप्टिंग अ मेजर प्रोसीजरल लैप्स, बोला जी मैंने गलती कर दी, मैं क्या बताऊं, मेरे से अपराध हो गया, फ्रॉम हिज साइड एंड रिक्वेस्ट द ऑफिसर टू कंडोन द लैप्स एज द लॉस कॉस्ट टू द रेवेन्यू वाज नॉट सिग्निफिकेंट, खुद जाके उसने कहा कि कमिश्नर साहब मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से जो ये गलती हो गई, कंडोन मतलब माफ कर देना, और जो चीज आज जमा करनी चाहिए थी वो थोड़ा बाद में जमा कर देंगे, तो भी आप स्वीकार कर लेना, क्योंकि हम बता रहे हैं कि कोई टैक्स का बड़ा मसला नहीं है, देयर इज नॉट मच लॉस टू द रेवेन्यू। तो क्या यहां पर एग्जेम्पशन मिल सकती है, जल्दी बताइए, क्या यहां पर एग्जेम्पशन मिल सकती है, हां या ना, यस प्लीज बताएं। तेजस दूसरा नहीं तीसरा बताओ। थर्ड केस में मंगेश्वर वॉलंटरीली राइट्स वाले केस में एग्जेम्पशन मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, जल्दी बताएं, एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, थर्ड वाले केस में वॉलंटरीली राइट्स वाले केस में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। डॉली जी कह रही है नहीं मिलेगी, नहीं नहीं भाई मिल जाएगी, इस वाले में मिल जाएगी, हम खुद अपना सरेंडर करने पहुंच गए तो हमारे ऊपर पेनल्टी हो सकता है, माफ कर दी जाए, ठीक है, रिलीफ मिल सकता है,
वेरी गुड। चलो, ऑल्सो भाई ने सोच सोच के खूब सारे कांड इकट्ठे लपेट डाले हैं। सवाल बनाने वाले ने मंगेश्वर को ऐसा विलन बना रखा है, बिल्कुल सारी गलतियां मंगेश्वर ने कर दी। ऑल्सो अ लैप्स ऑन पार्ट ऑफ द मंगेश्वर हैज नो स्पेसिफिक पेनल्टी। अच्छा, मंगेश्वर ने एक ऐसी भी अपराध कर दिया जिसकी कोई पेनल्टी लॉ में नहीं लिखी। He is very confident that no penalty should be levied without a specific provision. Yes, relief can be given. So if you have done something for which there is no penalty given, 10,000 का वैसे प्रोविजन है कि अगर कुछ ऐसा अपराध हमने कर दिया जो नया है, जो हमने नया खुद का आविष्कार करा है, तो पेनल्टी की लिस्ट कभी डिटेल में आप देखिएगा तो 10,000 रुपए की लिस्ट है। 10,000 रुपए का अमाउंट स्पेसिफाइड है, लेकिन वो मैक्सिमम है। कमिश्नर चाहे तो उसको माफ कर सकता है, तो इसका मतलब यहां पर भी हमें माफी मिल जाएगी। सो क्वेश्चन इज ओवर। आप आंसर खुद रीड कर लीजिएगा, मैच हो जाएगा। सो सेकेंड टॉपिक एज पर माई लिस्ट इज ओवर। ओके, चलो अब थर्ड वाला टॉपिक पढ़ते हैं, डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज। दिस एज पर माई नोट्स इज थर्ड टॉपिक फॉर द डे। सब लोग बताएं, क्लियर हो रहा है सबको, समझ आ रहा है सबको? देखो भाई, बात सुनो, तुम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सारा एडवांस कॉन्सेप्ट आज ही पी जाओ। जब हमने कहा है कि 100 नंबर का हम रिवीजन कराएंगे तो 100 नंबर का रिवीजन कराएंगे, लेकिन तुम लोग का कॉन्फिडेंट होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है? पिक्चर की तरह नहीं देखना, बस यूं बैठे हैं देख रहे हैं साहब क्या हो रहा है। थोड़ा सा इंटरेक्शन आपका मेरा जरूरी है, प्लीज बताएं। यस पीपल, आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ आ रहा है? तीसरा टॉपिक हम शुरू करें। यस, देखिए दोस्तों, व्हाट इज द थर्ड टॉपिक? थर्ड टॉपिक इज डिटेंशन, सीजर, रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंसेस इन ट्रांजिट। अब यहां पर चक्कर क्या है कि माल आपका डिटेन हो गया, जीएसटी वाले जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर हैं वो सामान को लेके बैठ गए, वो कह रहे हैं साहब हम नहीं देंगे। डिटेन करके रखे हुए, मतलब कह रहे हैं टैक्स दे दो, माल ले जाओ, हमने पकड़ा थोड़ी है, हमने रख रखा है। कन्फिस्केट में, सीजर में क्या होता है कि साहब माल जब्त हो गया। रिलीज मतलब हम उसे रिलीज करा के ले आए। किस चीज को रिलीज करा के ले आए? या तो सामान को रिलीज करवाना है या कन्वेंस को, मतलब पूरा का पूरा ट्रक ही पकड़ डाला बदमाशों ने। बताओ, हालत देखो आप। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहां पर हमारे सामने हैं, अच्छे तरीके से लिखे हैं, आपको समझ आएगा बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, अब ध्यान से देखना जी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है? आप सब लोगों को समझ आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। पहला, नोटिस बाय डिपार्टमेंट इन 7 डेज। देखो, डिपार्टमेंट जब आपको नोटिस भेजेगा तो वो आपको मौका देगा बोलने का। डिटेंशन ऐसे थोड़ी हो जाएगा, वो आज हम कहेंगे तुम्हारे दफ्तर में और माल उठा के ले जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो पहला कदम, तुम्हें एक चिट्ठी भेजेंगे जिसको बोलते हैं नोटिस इन 7 डेज फ्रॉम डिटेंशन। मतलब तो उन्होंने तुम्हारा माल रोक के रख लिया, उन्होंने तुम्हारा माल जब्त कर लिया, तो फिर वो तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे 7 दिनों के अंदर, ठीक है? तुम्हें नोटिस भेजेंगे। देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में तो भाई वो गाड़ी कहीं पर पकड़ी जाती है ना, तो अधिकारी के पास हम जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग हैं या जो कंपनी के बड़े अधिकारी हैं वो मिलने चले जाते हैं कि सर क्या गलती हो गई बताओ, हम माफी मांगते हैं, माल छूट जाता है। लेकिन 7 दिन का रूल है डिपार्टमेंट के पास कि माल को अपने पास रखने से 7 दिन के अंदर अंदर वो आपको चिट्ठी भेजेंगे, हाँ भाई टैक्स क्यों नहीं दे रहा, टैक्स क्यों नहीं भरा, वो मतलब है। अब आपने, उन्होंने नोटिस आया होगा तो आपने जवाब दिया होगा, ठीक है? ऑर्डर विद इन 7 डेज ऑफ डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। अब उन्होंने आपको नोटिस दे दिया, आपने वहां जवाब दिया होगा, उनको संतुष्ट किया होगा, वो संतुष्ट हो गए होंगे तो मामला वहीं खत्म। अगर वो संतुष्ट नहीं हुए तो अगले 7 दिन के अंदर वो ऑर्डर इशू कर देंगे। ऑर्डर दोनों चीजों का हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है टू पे और टू रिलीव, दोनों हो सकते हैं। भाई मान लो हम डिपार्टमेंटल ऑफिसर के पास गए और हमने डिपार्टमेंटल ऑफिसर को जाके समझाया, देखो भाई ऐसा है कि ये जो हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, फलाना फलाना, ये जो हमने गलती करी इसकी पेनल्टी हमसे ले लो। तो
तो हो सकता है वो आपके ऊपर पेनल्टी न लगाए, आपको माफ कर दे, हो सकता है आप पे लगा दे। अगर लगा दी तो आपको 15 दिन में भाई वो पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। 15 डेज के अंदर आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। और 15 दिन कैन बी रिड्यूस्ड इफ गुड्स आर पेरिशेबल और हजार्डस। तो सबसे पहले तो माल आपका डिटेन हुआ, वहां से 7 डेज के अंदर नोटिस है, अगले 7 डेज में ऑर्डर है, और ऑर्डर के 15 दिन में पेमेंट है। ये आपका थोड़ा टाइमलाइन सी हो गई। डिटेंशन के 7 डेज में नोटिस आएगा, नोटिस के 7 डेज में ऑर्डर आएगा, और ऑर्डर के 15 डेज में पेमेंट आएगी। क्लियर हो गई बात? ठीक। आनंद जी का प्रश्न है कि गुड्स विदाउट जीएसटी पकड़े जाने पर कितनी पेनल्टी है। इसी का प्रश्न बस हम करने जा रहे हैं। अगर हमारा सामान पकड़ा गया और उसमें जीएसटी के कागजात पूरे नहीं हैं, इनवॉइसिंग ठीक नहीं है, तो क्या पेनल्टी लगेगी, वही अभी हम देखेंगे। तो पहले बताओ, ये क्लियर हो गया कि नोटिस वगैरह देना पड़ेगा, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देनी चाहिए, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे यहां पर समझ आ गए। क्लियर? चलो अब चौथा टॉपिक देखते हैं। पेनल्टी कितनी बनेगी माल के पकड़े जाने पर। ये देखिए, ये जो प्यारा सा चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र के अंदर ध्यान से देखिएगा, इस चित्र के अंदर ध्यान से देखिएगा, यहां गड़ा स्टोर मुंबई कंसाइनर है, ठीक है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ये गड़ा स्टोर है मुंबई में, कंसाइनर। यहां से ट्रक चला, देख रहे हैं आप, ट्रक चल के यहां पर पहुंचा। रौनक स्टोर चेन्नई में कंसाइनी है ये, ठीक है जी। ये जो हैट वाले अंकल खड़े हैं ये जीएसटी अधिकारी हैं, ओके। अच्छा, अब ये किस बात का चित्र बन रहा है भाई, ये क्या टॉपिक है? सेक्शन 129 नंबर फंबर तो देखो ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, टॉपिक सुनो तुम। डिटेंशन, सीजर, रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट एज पर फाइनेंस एक्ट 2021 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। मतलब ये हुआ कि हमारा माल डिटेन हो गया, हमारा माल जब्त हो गया, अब हमें गाड़ी छुड़वानी है, हमें अपना माल छुड़वाना है, तो हम कितना पैसा देंगे वो यहां पर आपको बताया जाएगा। देखो सबसे पहली बात तो ये जो यहां पर ये सब कुछ लिखा है इसे काट दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है अपने को, बिल्कुल ऐसे डिजाइन बना के काटना चाहो डिजाइन बना के काट दो, ऐसी काटना चाहो तो वैसी काट दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बेकार की चीज है। सर फिर आप यहां क्यों लाए, मैं इसका जवाब दे चुका हूं। चलो, ये रही पेनल्टी जिस पर हमें निशान लगाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। वाह, ये क्या है भाई? अरे ये टेबल है पेनल्टी की, ये वो टेबल है जो आनंद भाई पूछ रहे थे अभी। हमारा जो माल है दोस्तों वो पकड़ा गया, और वो माल पकड़े जाने पर हम छुड़ाने चले गए, तो हमें जो पैसे देने पड़ेंगे वो क्या हैं? पहला केस समझ लीजिए, टैक्सेबल गुड्स का। हम टैक्सेबल गुड्स मान लीजिए बेचते हैं, हम ऐसा सामान बेचते हैं जो टैक्स जिसके ऊपर लगता है। तो सर और कौन सा सामान बेचेंगे हम? दोस्तों एग्जेम्प्ट भी तो बेच सकते हैं, दूसरा केस एग्जेम्प्ट वाला है। तो पहले भाई मैं एक बार में एक कराना चाहता हूं, थोड़ा एक पे ध्यान दें। हम जो सामान बेच रहे हैं वो टैक्सेबल सामान है। हम कौन सा सामान बेच रहे हैं? टैक्सेबल। अब जरा ध्यान से देखिए, when owner comes forward, when owner does not come forward। अरे ये क्या बात हुई दोस्तों, कितना सिंपल सिनेरियो है कि गाड़ी पकड़ी गई और ओनर खुद सामने आकर कहता है अरे भाई साहब क्या हुआ, सामान पकड़ा गया, क्या गलती हो गई हमसे, खुद आया मालिक आपके सामने, अधिकारी के सामने। दूसरे केस में मालिक नहीं आ रहा आगे, वो कह रहा भाई मेरा सामान नहीं है, मेरा सामान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मेरे गुड्स नहीं है ये, सॉरी। तो भाई तुम सामने नहीं आओगे तो तुम क्या समझते हो कि तुम देश छोड़ के भाग जाओगे? अधिकारी तुम्हें पकड़ेगा नहीं, या उसको पता नहीं चलेगा कि ये किसके गुड्स हैं?
डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को जब रिकवरी करनी होती है ना, तो आसमान में बादलों से निकाल लाएंगे वो आपको। तो पहला सिनेरियो ये है कि चुपचाप तुम चले गए सामने, हाँ जज साहब, अधिकारी साहब, मैंने गलती कर दी, लाओ मुझे बताओ कितने पैसे देने हैं। और दूसरा केस है व्हेन ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड। अगर ओनर आ गया तो टैक्स का 2 गुना पैसा देना पड़ेगा, माल छुड़वा के ले जाओ। 2% ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स। इस पर भी क्वेश्चन है, अभी मिलेगा तुम्हें। लेकिन अगर ओनर नहीं आया सामने तो देखो क्या है, 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स विच एवर इज हायर। देखा आपने, 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स विच एवर इज हायर। देख लीजिए आप, आनंद भाई पूछ रहे हैं इनवॉइस और ईवे बिल में इनवॉइस की वैल्यू ज्यादा है तब कितनी पेनल्टी है। मैं सारी एक जगह लिख के तुम्हें दे दूंगा, तुम बेफिक्र रहो। तुम फिलहाल ये देखो, एडवांस टैक्स के 2 क्लास है ना, दूसरे में वो वाला टॉपिक आ जाएगा। यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर ध्यान से देखो तो कि यदि हमारे टैक्सेबल गुड्स पकड़े गए और हम खुद जाकर क्लेम करते हैं कि ये सामान हमारा है, तो क्या होगा, टैक्स का 200% हमने दिया, माल छुड़ा के ले आए। लेकिन अगर ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड, अगर ओनर खुद नहीं आया, हम खुद जाकर नहीं बात कर रहे, तो क्या होगा, 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब अगर 10 करोड़ का सामान है तो 5 करोड़ तो वही हो गया, और 200% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। ठीक है। अब देखो एग्जेम्पशन वाले केस में, हम जो गुड्स लेकर गए वो एग्जेम्प्टेड गुड्स थे। एग्जेम्प्टेड गुड्स में क्या होगा, हमारा सामान जो पकड़ा गया वो एग्जेम्प्टेड गुड्स है। अगर हम खुद गए तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, सामान की कुछ तो वैल्यू होगी ना, टैक्स नहीं लग रहा से क्या मतलब है, सामान की कुछ तो वर्थ होगी, उसका 2% और 25,000 विच एवर इज लेस। लेकिन अगर हम चोरी छिपे भाग रहे हैं, हम पकड़े ना जाएं इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे, और हम जाकर बता नहीं रहे कि हम हैं, ये सामान हमारा है, तो 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। देख रहे हो आप, यहां 2% था या ज्यादा बढ़ गया। भाई सामने जाओ, अपनी गलती मान लो, ये ज्यादा सही है। समझे सर आप, 2% एंड 5%। क्लियर हो गई बात? पक्का बताओ, पहले समझ आया कि नहीं, बताओ क्लियर। अब ये बताओ कि ये जो पैसे जमा करने हैं, ये उस समय बिल्कुल तैयार रखे रहते हैं ना अपने पास जेब में। सामान मान लो 10 करोड़ का है तो 5 करोड़ तो ऐसी बंगले में रखे ही होंगे, ले गए अधिकारी साहब, ये 5 करोड़, जब माल खाली करो, ट्रक जल्दी दो हमें। मान लो हम नहीं दे पा रहे तो हम सिक्योरिटी बॉन्ड दे दें, हम कागज पर प्रोमिसरी नोट साइन करके दे दें कि हम पैसे देंगे, फिर सरकार निकलवा लेगी अपने आप। ठीक है, ये भी हो सकता है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, छोटा सा सवाल है, बड़ा प्यारा सा, आपको समझ आ जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड for release of goods detained or seized under 129 if owner of the goods does not come forward for payment of applicable to tax। काम की चीजें क्या है, ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड, ओनर नहीं आया आगे, और सामान कौन सा है, वैल्यू है सामान की 15 लाख और जीएसटी लगेगा 2,70,000। इसका मतलब ये टैक्सेबल आइटम है, इसका मतलब ये वाला केस लगेगा। ध्यान से देखिए आप, ये 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड 200% ऑफ द टैक्स। ठीक है, एक मिनट रुकिए दोस्तों, ये थोड़ा हमने जो कटिंग करी थी ना स्क्रीन पे पीछे, वो वहीं की वहीं चिपक गई है।
हाँ ये देखो अब सही हो गया, अब आपको अच्छे से व्यू हो जाएगा ये। मैं कह रहा था कि जो अभी हमने दो सिनेरियो पढ़े ना, एक टैक्सेबल गुड्स वाला और एक एग्जेम्प्ट गुड्स वाला, तो ये टैक्सेबल गुड्स वाला सिनेरियो है जहां पर जो सामान हमने बेचा वो टैक्सेबल वाला बेचा और वो रास्ते में पकड़ा गया, हमें उसे छुड़ाना है। तो हमने कितने पैसे देने थे, वो पेनल्टी हमने आपको अभी अभी दिखाई थी, ये वाली 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स पेबल। अगर ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड तो यही वाली बात तो रहेगी। 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी है, देखो 15 लाख का सामान है, तो 15 लाख का 50% 7,50,000 और टैक्स का 2 गुना 2,70,000 का 2 गुना 5,40,000। ये देख लो आप 7,50,000 और 5,40,000, विच एवर इज हायर इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात? बल्ले बल्ले हमारा ये वाला टॉपिक भी पूरा हो गया। जरा चेक करो, देखो 4 टॉपिक हो गए, सब लोग चेक करो 4 टॉपिक हमारे हो जाने चाहिए। 18 टॉपिक है हमारे पास आज के लिए जो हमें पढ़ने हैं। 5वां हमारा टॉपिक है हु इज ओनर। अभी तुमने पढ़ा ना कि ओनर अगर आके क्लेम करेगा ये मेरे गुड्स है तो पेनल्टी थोड़ी कम है, और अगर वो क्लेम नहीं करेगा सरकार को ढूंढना पड़ेगा भाई कि ओनर कौन है तो पेनल्टी थोड़ी ज्यादा है। ओनर होता कौन है, कैसे जानकारी मिलती है हमको कि ओनर कौन है कौन नहीं है? ओनर के बारे में देखिए, ये यहां पर क्या रूल लिखा है। इफ द इनवॉइस or any other specified document is accompanying the consignment of goods, then consigner or consignee should be owner। मतलब जैसे जो माल पकड़ा गया ना उसके साथ इनवॉइस भी पकड़ा गया या कोई डिलीवरी चालान पकड़ा गया जिसमें कंसाइनर और कंसाइनी के नाम मेंशन्ड है, तो कंसाइनर और कंसाइनी दोनों में से कोई भी आके क्लेम कर देगा, हम उसको ओनर मान लेंगे, क्योंकि वो तो उन दोनों के बीच की बात है ना दोस्तों। देखो क्या है, किसी ने माल डिस्पैच करा, किसी को, सेलर ने बायर को या ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को, सप्लायर ने रिसीवर को माल भेजा। अब उसमें ओनरशिप अभी ट्रांसफर हुई या नहीं हुई वो तो वो दोनों जाने। हम अगर जीएसटी डिपार्टमेंट हैं तो हम कंसाइनर को भी ओनर मान लेंगे, कंसाइनी को भी ओनर मान लेंगे। दोनों में से जो हमारे पास सामान क्लेम करने आ जाएगा हम ये मान लेंगे कि ओनर आ गया है। तो सरकार की तरफ से तो ये रहम ही है, मान लो सरकार अड़ जाती, हम तो कंसाइनी को ओनर मानेंगे, उसको मिलना चाहिए था ये गुड्स, तुम आओ तभी मानेंगे ओनर है। या मान लो जीएसटी डिपार्टमेंट कहता कंसाइनर आएगा तभी मानेंगे हम तो ओनर है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आ जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए वो सब ओनर ही है। ठीक है, क्या प्रश्न है आगे आपका? हाँ सही लोग बता रहे हैं, दोनों में से जो हायर हो। तो भाई अगर कंसाइनर और कंसाइनी की जानकारी है तो ये दोनों ओनर है, लेकिन अगर कोई इनवॉइस नहीं है तब तो बड़ी गड़बड़ हो गई यार। जब कागज आती नहीं है साथ में तो हमें कैसे पता चलेगा ओनर कौन है? हमें तो यही नहीं पता चल रहा कंसाइनर कौन है कंसाइनी कौन है। तब डिपार्टमेंट वाले जिसको ओनर मानेंगे वो ओनर माना जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर शुड डिटरमाइन हु शुड बी डिक्लेयर्ड एज द ओनर। समझ आई बात? क्लियर हो गई बात? चेक कर लो भाई ये बात समझ आई कि नहीं। 5 टॉपिक हमारे हो गए। क्लियर दोस्तों? हमारा 6ठा टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ अप्रोप्रिएशन। पहले ये वाला समझ लो, ये वाली बात क्लियर हो गई ओनर कौन है। अब हम पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड्स रियलाइज्ड फॉर रिकवरी ऑफ पेनल्टी। ये क्या है सर? वो जीएसटी वाले आए और हमारे गुड्स ले गए, जीएसटी वाले आए और हमारे गुड्स ले गए, चाहे हमारे गोडाउन से ले गए चाहे रास्ते से ले गए, और हमारा माल जब्त हो गया और हमने वो माल नहीं छुड़वाया, हमने सरकार को कोई पेनल्टी नहीं दी, हमने सरेंडर कर दिया गुड्स। ठीक, डिस्क्लेम ऑफ ओनरशिप बोलते हैं उसको, आप आगे वो भी पढ़ेंगे एक दिन। भाई सरकार कह रही तुम्हारे गुड्स हैं, हमने कहा हाँ जी कोइंसिडेंटली हैं तो हमारे ही। सरकार कह रही है पैसे दे दो और माल ले जाओ। हमने कहा जितने का माल नहीं उतने का पैसा ले रहे हो तुम हमसे, हमें नहीं चाहिए माल, रख लो। अरे कस्टम में भी ना ऐसा टॉपिक है कि जो माल मंगाया वो तो 100 करोड़ का है,
ड्यूटी लग रही है भाई 400 करोड़ रुपए, तो हम कहते हैं सरकार माफ करो, तुम ही रख लो इसको सामान को, 100 करोड़ बचाने के लिए 400 करोड़ और थोड़ी पे करूंगा मैं। तो मान लो भाई किसी भी तरह सामान जब्त हो गया और सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया, बात खत्म। तो सरकार क्या वो चीजों को इस्तेमाल करेगी? वो भी तो बेचेगी। तो जो सामान सरकार ने जब्त कर लिया, जब वो उसे बेचेगी तो बेचने पर जो पैसे आएंगे उसका क्या होगा? आप बोलोगे सर बताओ कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं भाई, बेचने पे जो पैसे आएंगे वो सरकार रख लेगी। क्यों? सारा क्यों रख लेगी? मान लो हमारा टैक्स बाकी था 2 लाख रुपए और सामान बिकने से क्या पता 4 लाख आ गए हो। भाई मार्केट वैल्यू पता थोड़ी है किस चीज की कब बढ़ जाए और किस चीज की कम हो जाए। भाई हमारा ताइवान से कोई कंसाइनमेंट आया था पेन ड्राइव्स का, कोई कंप्यूटर के चिप आए थे, कुछ कोई ऐसी चीज आई थी जिसकी वैल्यू बाजार में अचानक से बढ़ गई। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, सरकार माल बेचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार बेच के पैसे रख ले वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई अगर उसके बाद पैसे बच गए तो हमें वापस तो कर दो, है ना? कि सारा का सारा लड्डू तुम ही खा जाओगे, तुम्हारी भूख मिट गई फिर भी हमें नहीं दे रहे, ये गलत बात है ना। तो अगला हमारा टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, सीक्वेंस ऑफ अप्रोप्रिएशन, सॉरी ऑपरेशन नहीं, अप्रोप्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड्स। सामान बेचकर जो पैसे आए वो पहले कहां लगेंगे? ये देखो आप, स्टेप 1 अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। पहला स्टेप है कि उसका इस्तेमाल करा जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में। भाई देखो जो माल बिका उसको वैल्यूअर बुलाया गया होगा माल की वैल्यू करने के लिए, वो क्या होता है, वो प्रोफेशनल आया होगा उसको नीलाम करने के लिए, अखबार में ऐड छपे होंगे तो उसमें भी तो पैसे लगे होंगे, पहले उसके पैसे माइनस होंगे। फिर उसके बाद देखो स्टेप 2 अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट द अमाउंट टू बी रिकवर्ड और पेनल्टी, जो भी हमें टैक्स पेयर से वसूलना है हम वो वसूलेंगे। स्टेप 3 अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट एनी अदर अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डिफॉल्टर, कोई और पैसे लेने बाकी तो नहीं है, सोच लो, अब वो ले लिए जाएंगे उससे। और अगर इसके बाद भी पैसे बच गए तो बस जीएसटी लॉगिन में दोस्तों एक कैश लेजर होता है, तुमसे क्या छुपा है तुम तो सब जानते ही हो, तो वो पैसे उसके कैश लेजर में जोड़ दिए जाएंगे। ये देखो स्टेप 4 द बैलेंस इफ एनी shall be credited to the electronic cash ledger of the owner of the goods or conveyance as the case may be, ठीक है, in case the person is registered। और अगर मान लो वो आदमी अनरजिस्टर्ड निकला, मान लो उस आदमी ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रखा जिसका सामान जब्त करके बैठ गए आप, तो कोई बात नहीं भाई, उसके बैंक खाते में जमा कर देंगे, क्या कर सकते हैं, सिंपल सिनेरियो है। जिसका माल जब्त हुआ यदि वो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसके कैश लेजर में बचा हुआ पैसा शो होने लगेगा, सरकार उसके कैश को टॉप अप कर देगी, यूं समझ लो। और अगर जिसका माल जब्त हुआ वो जीएसटी में रजिस्टर्ड आदमी नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर कुछ नहीं कर सकते, इतना होगा कि उसके बैंक खाते में पैसे भेज देंगे। अच्छा भाई अगला सिनेरियो क्या है? स्टेप 5 बड़ा प्यारा सिनेरियो है, जिसका माल जब्त करा ना वो आदमी नहीं मिल रहा, बताओ, जिसका माल जब्त करा वो व्यक्ति नहीं मिल रहा, पैसे किसको लौटाऊं? सरकार तो गड्डी लिए घूम रही है, भाई मिल जा मिल जा मिल जा, अरे किसके पैसे हैं, रख लो रख लो रख लो। वो तो खुद ही छिपा बैठा था पहले, डज नॉट कम फॉरवर्ड वाला केस है, मान लो, तो क्या करोगे? तो सरकार के पास ना एक फंड है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड, उसमें जमा कर दिए जाते हैं पैसे। देखो आप, जैसे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड होता है, बिल्कुल वैसे एक कंज्यूमर वेलफेयर फंड होता है, वहां पर ये पैसे जमा कर दिए जाते हैं। ये देखो आप, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल to pay the balance of sale proceeds within 6 months, 6 महीने सरकार इंतजार करेगी कि भाई कोई आ जाए और पैसे ले ले, from the date of sale of such goods or conveyance or such further period as the officer may allow, such balance shall be deposited with the fund। ये पैसे फंड में जमा कर दिए जाएंगे। देखो भाई नोट कर लो, यहाँ फंड की डिटेल लिखी नहीं है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड होता है ये, जिसमें ये पैसे जमा होते हैं। कभी तुम IPF लिखा हो, फाइनल में लॉ भी था ना, तो उसकी कभी आदत हो आपको, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। ठीक है दोस्तों, चलो ये बताओ, ये समझ आया? हमारा 6th टॉपिक जो है वो आराम से हो गया है, 6ठा टॉपिक हमें पूरा समझ आ गया है। अब हम 7th टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, प्लीज बताएं क्लियर हो गई बात आपको? देखो भाई प्लीज बताया करो, बताओगे तो बस थोड़ा दिल लगा रहता है दोनों पक्षों का, राइट? प्लीज टेल मी।
Is it okay? Total 6 topics we have done. Now we are heading towards 7th topic. अब हम 7th टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं. आइए, 7th टॉपिक है कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी. अब क्या है भाई, देखो डिटेंशन में और कॉन्फिस्केशन में ये फर्क है कि जो सामान डिटेन करा जाता है ना, वो यूं समझ लो कि एक प्रकार से होल्ड कर लिया जाता है, और कॉन्फिस्केशन ये ऐसा केस है जहां पर सामान सरकार ने अपने पास जब्त कर लिया. अब पॉसिबिलिटी समाप्त है, लेकिन सरकार फिर भी आपको एक रिडेम्पशन फाइन का मौका देती है कि पैसे देके माल छुड़ाना चाहो तो छुड़ा लो. तो टॉपिक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शब्दों का ध्यान देना है. देखिए, ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको वर्ड्स क्या याद रखने हैं मैं वो बता रहा हूं. अगर ये वाला टॉपिक आएगा, कौन सा वाला, डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स, डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स, तो ये जो टॉपिक हमने पढ़ा ना, ओनर कम फॉरवर्ड डज नॉट कम फॉरवर्ड, ये लगाना है आपको. और अगर कॉन्फिस्केशन का केस आए तो आपको ये वाला केस लगाना है, कॉन्फिस्केशन. हमारा माल कॉन्फिस्केट हो गया या हमारी गाड़ी पकड़ी गई, ट्रक हमारा जब्त हो गया, अब हम उसे छुड़ा के लाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं. देखिए, सबसे पहले तो हाईलाइट करिए ऑप्शन टू पे इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन. क्या पे करने का ऑप्शन है, फाइन. अगर हम फाइन पे कर देते हैं, अगर हम फाइन पे कर देते हैं तो फिर हमारा माल छूट जाएगा, हमारी गाड़ी छूट जाएगी. तो ये जो फाइन हम पे करेंगे ये कितना होगा, मैक्सिमम फाइन इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स कॉन्फिस्केटेड लेस द टैक्स चार्जेबल देयर ऑन. मतलब जो सामान पकड़ा गया वो 100 लाख का था, उस पर टैक्स लगना था 18 लाख रुपए, तो 100 लाख रुपए मार्केट वैल्यू माइनस 18 लाख टैक्स, 82 लाख रुपीस की वैल्यू है. 82 लाख रुपीस से ज्यादा किसी हाल में नहीं लग सकता. क्या चीज बताइए, मैक्सिमम फाइन. ठीक है भाई. प्रोवाइडेड फर्दर that the aggregate of such fine or penalty shall not be less than the amount of penalty leviable. ये लाइन मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ज्यादा जरूरी है, आप कट लगा सकते हो इस लाइन पर. वो ये कहना चाहते हैं कि मान लो फाइन भी ले रहे हो तुम टैक्स पेयर से, पेनल्टी भी ले रहे हो, तो ये सब कुछ इतनी कम मत ले लेना कि प्रेस्क्राइब पेनल्टी से भी कम हो जाए. तो वो कैसे हो जाएगा भाई, मैं कह रहा हूं मान लो फाइन सरकार 0 भी ले ले तो भी पेनल्टी से नीचे थोड़ी चली जाएगी सरकार. तो तुम तो इतना याद करो भाई, कन्फिस्केशन हो गया, और कॉन्फिस्केशन होने पर हमें फाइन देना है और हमें फाइन देकर माल छुड़वा लेना है. तो जो फाइन देकर माल छूटेगा उसकी वैल्यू क्या है, फाइन की मैक्सिमम मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स माइनस टैक्स पेबल. ये जो अमाउंट आएगा ये मैक्सिमम फाइन है. याद रखिएगा, ये फ्लैट अमाउंट नहीं है, ये फिक्स अमाउंट नहीं है. ये डिपार्टमेंट तय करेगा कि आपको कितना फाइन देना है, लेकिन इससे ज्यादा फाइन डिपार्टमेंट नहीं लगा सकता आप पर. क्लियर हो गई बात. अब देखो, एक बात जो तुम्हें और ध्यान रखनी चाहिए वो है गाड़ी पकड़ाए जाने का थोड़ा फाइन का रूल अलग है. कन्वेंस पकड़ा गया, राइट, कन्वेंस पकड़ा गया और उसे छुड़ाने कौन आया, ओनर ऑफ कन्वेंस. ये अगला सिनेरियो है. अब माल नहीं पकड़ा गया, माल और गाड़ी दोनों पकड़े गए, और वो माल जो है उसका मालिक तो जब आएगा आएगा छुड़वाने के लिए, वो गाड़ी का मालिक आ गया, भाई जी मेरा ट्रक छोड़ दो यार तुम. ट्रांसपोर्टर आके कह रहा है कि मैंने जिसका सामान कैरी करा था वो सामान तो आप जब्त कर लो, वो जब आएगा तब आएगा, मेरा ट्रक भाई खाली करो, मेरे को जाना है आगे. सरकार बोलेगी ऐसा है, देखो हिंदी हमें मत समझाओ, तुम ओनर ऑफ कन्वेंस हो, ट्रक तुम्हारा है, तुमसे भी टैक्स लेंगे हम पहले तब जाने देंगे. वो कहा जी मुझे किस बात का टैक्स देना, ना मेरे गुड्स. वो कहेगा मुझे किस बात का टैक्स देना, ना मेरे गुड्स ना मेरी सप्लाई. सरकार कह रही है ट्रक छुड़वाने आए हो ना, या तो वापस चले जाओ. तो जो पैसे उसको देने सर वो जरा देख लीजिए कितने देने हैं उसको. इसको जो फाइन देना है वो कितना देना है, फाइन इक्वल टू द टैक्स पेबल ऑन द गुड्स. बताओ,
वो बेचारा बिना बात का फंस गया। अब इमोशनल नहीं होना भाई टैक्स के चैप्टर में, टैक्स के सब्जेक्ट में यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी इमोशनल। मान लो आप कह रहे हो अरे यार ट्रक वाला बेफालतू में फंस गया है, अरे क्या पता यार तुमको उसकी माल के मालिक के साथ क्या साठ गांठ हो, ट्रक में रख के जिसका माल जा रहा है तो ट्रक वालों ने नहीं देखा बिल्टी कहां पर है, मतलब सॉरी लॉरी रिसीट कहां पर है, एलआर बोलते हैं उसको, ई वे बिल कहां पर है, इनवॉइस कहां पर है। तुम ट्रांसपोर्टर हो तो तुम किसी का माल भी कहीं से कुछ भी ले जाओगे, ऐसे तो तुम्हारा कोई इस्तेमाल स्मगलिंग कर ले हम, ट्रांसपोर्टर की भी तो भाई जिम्मेदारी है। डॉली जी पूछ रही है मिनिमम प्रेस्क्राइब नहीं है, नहीं मिनिमम प्रेस्क्राइब नहीं है, वो तो फ्री में भी माल छोड़ सकते हैं ना, अधिकारी के ऊपर है। ठीक है भाई, तो अब देखो तुम दो बातों का याद रखना, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, दो बातों का ध्यान रखना है। सामान छुड़वाने हम जाएंगे तो रिडेम्पशन करवाने के लिए, माल छुड़वाने के लिए कितने पैसे देने हैं, मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स पेबल, मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स पेबल, मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स पेबल। और दूसरा अगर गाड़ी छुड़वाने गाड़ी का मालिक आया तो टैक्स पेबल, जितना टैक्स है बस वो दे दो। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन सुनो। फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो, नीचे कुछ जानकारी दी गई है दोस्तों। डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन लेविएबल अंडर सेक्शन 130 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। दो सिनेरियो में बताना है आपको। पहला, द गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, मतलब यहां पर हमारा सामान जब्त हुआ है। ऑन द कन्वेंस यूज्ड, यहां पर गाड़ी जब्त हो गई है। पहले केस में हमें सामान छुड़वाना है, दूसरे केस में हमें गाड़ी छुड़वानी है। सामान की कॉस्ट क्या है, 15 लाख। अपने को क्या करना भाई कॉस्ट से, अपने को मार्केट वैल्यू चाहिए। दूसरा, इसका कुछ करना ही नहीं अपने को। मार्केट वैल्यू सामान की कितनी है भाई, ये देखो 20 लाख रुपए, और उस पर जीएसटी कितना बन रहा है, 3,60,000। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन रेलेवेंट लीगल प्रोविजन, तो वो तो बताएंगे ही लीगल प्रोविजन, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखो आप, अगर सामान आपको छुड़वाना है तो 20 लाख में से टैक्स माइनस कर दो, मैक्सिमम फाइन 16,40,000। और अगर आपकी गाड़ी पकड़ी गई दूसरे सिनेरियो में तो जो टैक्स अमाउंट था केवल वो चेक कर लो आप। सो इजी, सो सिंपल, सो बढ़िया। क्लियर हुई बात कि नहीं, ये बताओ आप, समझ आया? यस, प्लीज बताएं सब लोग, समझ आ गया कि नहीं? क्योंकि अगले जो 3 टॉपिक हैं वो 3 टॉपिक नहीं है, असल में वो 3 कहानियां हैं। अगले 3 टॉपिक 3 कहानियां हैं जो हमें नजर आएंगी। टॉपिक नंबर 9, टॉपिक नंबर 10, टॉपिक नंबर 11। ये 3 प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं दोस्तों, जो एग्जाम में खतरनाक सा सवाल बन के सामने आ सकती हैं। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बल्ले बल्ले, सब समझ आ रहा है? बस कॉन्फिडेंस देखो भर लो अपने अंदर। पिछली क्लास हो नहीं पाई थी, वो टेक्निकल रीजन की वजह से, कोई बात नहीं, लेकिन हम साथ साथ हैं और हम साथ साथ बने रहेंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब देखते हैं 3 प्यारी प्यारी सी कहानी। कहानी का वो टॉपिक नंबर हमारा है 8, 9 और 10। देखो अगला हमारा टॉपिक है फ्यू इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स या फ्यू इंपॉर्टेंट केसेस। तो हमने जो केस 1 है उसको अपना टॉपिक नंबर 8 मान लिया है। ठीक है, चलो ये देखो भाई, ये आपको 2 व्यक्ति यहां पर नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए और बी, ओके, ये बंटी ए और ये बंटी बी, 2 हैं ये। सर कहां से लाए हो ये कहानी, छोड़ो ना तुम पढ़ो। ए ने बी को क्या करा, इशूड टैक्स इनवॉइस। अच्छा 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 अच्छा, ए ने बी को इनवॉइस इशू करा, ओके, विदाउट एनी अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ओहो, ये तो फ्रॉड हो गया। ए ने बी को बिल जारी कर दिया, ए ने बी को बिल जारी कर दिया, और बिल जारी करने के बाद पता चला कि सामान तो कुछ गया ही नहीं है, मतलब डमी बिल जा रहा है ना, नकली बिल जा रहा है ना भाई। ये सेलर
अपने आप को दिखा रहा है कि मैंने सेल करी, और ये बदमाश कहीं का ही अपने आप को बाहर दिखा रहा है कि मैंने परचेस करी। आप सोचो, क्लियर हुई बात? अब इस केस में मुझे ईमानदारी से बताओ कि ये जो दोनों केस हैं, ये दोनों केस हैं, इनमें दोनों लोग अपराधी हैं कि नहीं, ये बताओ। दोनों लोगों पर फाइन लगेगा कि नहीं, ये बताओ। फाइन तो दोनों पे लगना चाहिए ना। ए ने झूठा बिल जारी करा, इस बात का फाइन, फ्रॉड, पहले पेज पे जो था, और दूसरे ने परचेज अपनी सिस्टम में दिखा दी होगी, तो आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड अगर है तो। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, आईटीसी नॉट अलाउड, आईटीसी नॉट अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय मिस्टर बी। तो ये तो बच गए। समझ गए आप? ये तो बच गए, इनके ऊपर तो कोई समस्या आएगी नहीं। लेकिन जो ये ए है, ये बुरा फंस गया। दिस एक्टिविटी डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ सप्लाई एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 7। अब सेक्शन 7 अपने को पता नहीं क्या है। एज देयर इज नो सप्लाई बाय ए टू बी, नो टैक्स लाइबिलिटी। अब इस शब्द से बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम है। ये है काम का वर्ड। बच्चा कह रहा, बताओ, एक तो धोखाधड़ी करी, ऊपर से टैक्स नहीं ले रही सरकार। अरे तो पेनल्टी लेंगे ना। ए ने बी को माल बेचा ही कब है, तो टैक्स किस बात का बनेगा? तुम ये मत सोचना कि साहब वो टैक्स लाइबिलिटी नो है तो इससे कुछ पैसे नहीं लेंगे। पैसे लेंगे पेनल्टी के, टैक्स की रिकवरी का सवाल नहीं बनता ना। यहां पर कुछ बिकना तो चाहिए भाई, कुछ ट्रांजैक्शन तो होनी चाहिए। किस बात की रिकवरी कर रहे हैं हम? क्लियर हुई बात? अकॉर्डिंगली नो डिमांड एंड रिकवरी इज रिक्वायर्ड। अब बच्चा जैसी इसे समझता वो कहता है, यार ऐसे कैसे हो सकता है, नो डिमांड एंड रिकवरी इज रिक्वायर्ड, बिकॉज you know, you need to understand there is no transaction, there is no supply, so there is no tax liability, so there is no recovery required. Fine. However, it is a clear case of fraud, so we will take penalty. अच्छा, कितनी पेनल्टी लेंगे ये देखो भाई। The registered person A however be liable for penal action, पेनल्टी देनी पड़ेगी इनको। कितने रुपए की बताओ? इनको पेनल्टी देनी पड़ेगी 20,000 रुपए, सीजीएसटी और एसजीएसटी और टैक्स इवेडेड, मतलब 100% ऑफ टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर। तो टैक्स की चोरी तो यहां हुई नहीं। हाँ, तो जीरो टैक्स और 20,000 रुपीज, विच एवर इज हायर इज 20,000 रुपीज। पहले बताओ, टॉपिक नंबर 8 और कहानी नंबर 1 समझ आई कि नहीं समझ आई? ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? प्लीज बताएं। यहां पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि ए और बी में से जो ए है उसने गलती करी, बी ने गलती नहीं करी। बी को नकली इनवॉइस मिला, बी ने नकली परचेज हुई, लेकिन बी ने क्रेडिट नहीं लिया। अंतरात्मा की आवाज उसकी गवाही नहीं दे रही होगी कि हमें ये करना चाहिए, उसने नहीं करा। दूसरे सिनेरियो को देख, मतलब दूसरा पक्ष देखें, जो ए है उसने दो बड़ी गलतियां करी। पहले सप्लाई नहीं करी, बिल इशू कर दिया, ठीक है, एक गलती। दूसरा, उसको क्या कहते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन है उसका टैक्स भरना चाहिए, उसने भरा नहीं, और हम कह रहे हैं भर भी दिया तो भी अपने को उससे मतलब नहीं ना, क्योंकि टैक्स की चोरी है ही नहीं यहां पे। सो व्हेन यू सी कि यहां लिखा था ऊपर कोई रिकवरी नहीं होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साहब वो हमने उसे खुला छोड़ दिया। हम उससे कह रहे हैं भाई फ्रॉड का केस होता है, 100% टैक्स और 10,000 रुपए ईच, विच एवर इज हायर। तो जीरो टैक्स इवेजन हुआ यहां पर, 10,000 रुपए के हिसाब से 20,000 हायर आ गया। क्लियर हो गया? ग्रेट, बल्ले बल्ले। अब देखो भाई अगला, एक और कहानी है हमारे पास। अब भाई दोनों भैया जी आ जाओ। हाँ, फिर से आ गए दोनों भाई। आनंद भाई कह रहे हैं म्यूचुअल एकोमोडेशन का केस होता तो अभी आ रहा है बस। अब अगला केस है, देखो इसमें बायर भी वो करेगा बेईमानी, बायर भी बदमाशी करेगा, इसमें वो भी आईटीसी ले मारेगा। अब देखो आप, अब ये कॉन्सेप्ट नंबर अपना कितना हो गया? 9 नंबर। अब 9th कॉन्सेप्ट आज की क्लास का हम पढ़ रहे हैं। टोटल 18 कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन दोस्तों देखो ऐसा है, हड़बड़ाहट मत करना। मुझे पता है कि 9:15 बजने वाले हैं, जितने आज हो जाएंगे बहुत अच्छी बात है,
वरना परसों रात 8 बजे करेंगे, लेकिन हम ऐसा पढ़ेंगे कि बस नंबर ही नंबर बरसेंगे, आप देखना, ठीक है। गौरव भाई कह रहे हैं कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन भी होगा ना, उसकी तो बस नोटिस आता है। कैंसिलेशन का ना ऐसा जरूरी नहीं है कि कैंसिल हो ही जाएगा। तुमने मान लो इनवॉइस इशू कर दी है और तुमने सेल वेल कुछ करी नहीं थी, तुम नकली इनवॉइस इशू कर रहे थे, तो धोखाधड़ी हो गई, तुमसे पेनल्टी ले ली सरकार ने, यू मे बी लायबल फॉर कैंसिलेशन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आपका कैंसिल हो ही जाएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। चलो भाई 9 नंबर कहानी देखते हैं, 9 नंबर कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या कहता है। ये होंगे कोई ए, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, और ये है कोई बी, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। इन्होंने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया विदाउट एनी अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। फिर बताओ भाई धोखा 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 धोखा, बताओ कैसा धोखा है। माल गया नहीं, बताओ माल गया नहीं और इनवॉइस जा रहा है। अच्छा भाई देखते हैं इसमें किस किस की गलती है। जो मिस्टर ए है वो तो गलत है ही, लेकिन उनसे टैक्स की रिकवरी नहीं हो सकती। उनसे क्या रिकवरी होगी बताओ? वही जो पिछला केस है 20,000 रुपए। ए वाले में तो कुछ नयापन है नहीं ना भाई। जो पहले केस में था, जो पिछली कहानी में था, जो ए और बी के अभी अभी सिनेरियो में था, जिसमें ए के ऊपर हमने 20,000 रुपया की पेनल्टी लगाई थी, यहां पर भी तो दोस्त वही केस है, यहां पर कुछ नया थोड़ी है। क्लियर है बात? अब इधर देखो आप, ये वाला केस, यस बी देखते हैं आप। मिस्टर बी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। अब पता क्या होने वाला है, यहां पर जो बी है ना, उसने आईटीसी ले लिया। वो बदमाश जानता था ये बात, उसको ये अच्छे से पता था कि वो जो परचेज के बिल ले रहा है उसने परचेज कुछ करी नहीं है। भाई माल आया नहीं तो तुमने आईटीसी कैसे ले लिया? आईटीसी की सेक्शन छोड़ो, सेक्शन 16 है वैसे, लेकिन सेक्शन नंबर के जाल में ना फंसना नहीं अपने को। आईटीसी लेने की कंडीशंस हैं कि माल अपने आप रिसीव हो जाना चाहिए। अगर हमारे को माल रिसीव नहीं हुआ ना तो फिर हम आईटीसी नहीं ले सकते जब तक माल हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो आप सोचो माल प्राप्त नहीं हुआ तो आईटीसी कैसे हो गया भाई? क्या मतलब है इसका? कि ये भी फंसेगा यहां पर। और आईटीसी गलत तरीके से लेने पर सेक्शन 74 लग जाता है, फ्रॉड वाला। देखो आप, बी अवेल्स आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस। ओहो, अरे बी फर्दर इशूज इनवॉइस अलोंग विद अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ टू हिज बायर्स एंड यूटिलाइजेस आईटीसी। मतलब क्या करा उनने? वो माल आगे लपेट डाला, तो सेम माल तो आया थोड़ी, वो माल थोड़ी बिक गया होगा। अच्छा क्या हुआ? सिंस बी हैज अवेल्ड एंड यूटिलाइज फ्रॉडुलेंट आईटीसी, क्योंकि हमने गलत आईटीसी ले लिया, तो जितना आईटीसी हमने ले लिया उतना आईटीसी क्या हो जाएगा? रिवर्स 24% ब्याज के साथ, रिवर्स विद इंटरेस्ट। समझ आई भाई? हमें योगेश भाई पूछ रहे हैं ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगी क्या? यस, ये वीडियो यूट्यूब पर बिल्कुल रहेगी और पूरी सीरीज यूट्यूब पर रहेगी अंत तक, जितने रिवीजन चलेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, रिवर्स विद इंटरेस्ट। क्लियर हो गई बात? जितने रुपए का आईटीसी आपको नहीं लेना चाहिए था, पूरा का पूरा ही ऐसा है जो आपने नहीं लेना चाहिए था, तो आईटीसी आपने गलत करा। क्लियर हो गई बात? चलो अब ये वाले दोनों पैराग्राफ की आपको कोई जरूरत है नहीं खास, दिल करे आपका तो पढ़ लेना, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये वाला जो अमाउंट है ना, हाँ ये वाला 1 मिनट ध्यान से देख लो, अभी यहां पर जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाला जो रूल है वो आपको आगे एक जगह मिलेगा। 15%, 25%, 50%, 100%, ये कभी सुना है आपने? क्या होता है ये 15%, 25%, 50%, 100%? ये क्या है? अरे वो ऐसा होता है कि जैसे आपने गलत आईटीसी ले लिया ना, आपने परचेज तो करी नहीं थी और आपने फिर भी आईटीसी ले लिया, तो आईटीसी लेना नहीं चाहिए था लेकिन ले लिया, तो सरकार आपसे उतना आईटीसी का पैसा वापस ले लेगी ब्याज सहित। उसके साथ साथ ना पेनल्टी भी लगाएगी आप पे। तो जो पेनल्टी लगाएगी वो टैक्स अमाउंट का 15% होता है। अगर आप उनके नोटिस आने से पहले अपनी गलती मान लो और नोटिस आने के 30 दिनों के अंदर आप पे कर दो तो 25%, ऑर्डर के 30 दिनों में कर दो तो 50%, और 30 दिन के बाद करोगे तो 100% आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, उसमें कोई बचत नहीं है। ये वाला स्लैब आएगा अभी आगे, मैं इसलिए कह रहा था कि यहां पर आपको देखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। आनंद कुमार झा जी कह रहे हैं सर्विस बिल है तब, हाँ सर्विस है तब भी हमें ये अदालत में ये साबित करना होगा कि सर्विस कभी ना किसी ने दी ना किसी ने ली, कोई सर्विस इधर से उधर रेंडर हुई नहीं। ठीक है, यशवंत का प्रश्न अच्छा है कि इसने फर्दर सेल भी तो करी, उसका क्या? मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग, मैं चाहूंगा कि अपना ध्यान दोबारा से एक बार मेरी तरफ ले आए। यशवंत भाई का प्रश्न वो है जो मैं अभी समझाने वाला था कुछ पलों बाद। जैसे इससे पिछली वाली जो कहानी थी, कहानी में टॉपिक नंबर 8 जो था, उसमें ए ने माल बेचा था बी को, ए ने बिल दिया था बी को, तो ए पर एज अ सेलर पेनल्टी लगी। अब यहां पर ए ने बी को बिल दिया और बी ने आगे भी तो सामान बेचा, लेकिन बी ने आगे जो सामान बेचा दोस्तों वो नकली बिल थोड़ी दिया है, ध्यान से सुनना। तो इसके ऊपर एज अ सेलर पेनल्टी नहीं लग सकती। सब लोग ध्यान से सुने मेरी बात। यशवंत का प्रश्न क्या है वो ध्यान से सुनो। पिछली कहानी में ए ने नकली बिल बी को दिया तो ए पर पेनल्टी लगी। पिछली कहानी में ए ने बी को नकली बिल दिया तो ए पे पेनल्टी लगी एज अ सेलर। अब यहां पर ए ने बी को नकली बिल दिया तो ए पर पेनल्टी लगी एज अ सेलर, और बी ने उस बिल का आईटीसी ले लिया इसलिए लगी एज अ बायर। लेकिन उस बी ने आगे किसी को नकली बिल थोड़ी दिया है, आगे उसने तो नॉर्मल सेल करी होगी ना। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया बात। छवि कह रही है सेक्शन 74 की पेनल्टी नहीं लगेगी, वही तो बता रहा था कि जो सेक्शन 74 की पेनल्टी लगती है वो अगर आप नोटिस से पहले दे देते हो तो 15% लगती है, 30 दिनों के अंदर देते हो तो 25%, ऑर्डर के 30 दिनों में तो 50%, और उसके बाद 100%। वो मैं जब सेक्शन 74 आएगा तब बता दूंगा। और बताओ कोई समस्या खास अभी? चलो क्लियर हो गई बात। यहां पर बी के ऊपर जो पेनल्टी लगी वो एज अ बायर लगी ना कि एज अ सेलर। ठीक है, अब अगला टॉपिक, पहले इस वाले के ऊपर हाँ करके बताओ मुझे, आपको ये कहानी समझ आई? एक और कहानी है मेरे पास, एक और कहानी है भाई नकली बिल वाली, मेरे पास एक और कहानी है नकली बिल वाली। पहले आप मुझे बताइए पिछली दो कहानी आपको समझ आ गई कि नहीं? हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 10 है जो अब हम देखने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 10। यस, यशवंत जी का एक और प्रश्न है, सेल तो विदाउट गुड्स करी? नहीं, कहां? बी फर्दर इशूज इनवॉइस अलोंग विद अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो अंडरलाइंग गुड्स और सर्विसेज बोथ का मतलब यह है कि वैसे ही सामान उसने आगे बेचा, लेकिन यह जानकारी नहीं है हमें कि वो बिल नकली है, एंड इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी सप्लाई। चलो भाई, अब अगली कहानी, यहां पर भी दोनों भैया एज इट इज हैं। यहां पर पहले भैया है ए और दूसरे भैया है बी। यहां पर ए ने नकली इनवॉइस इशू करा बिना माल के, बिना सेवाओं के, तो यहां पर पेनल्टी ए पर एज अ सेलर लगेगी, ए पर एज अ सेलर पेनल्टी लगेगी वही 20,000 रुपए की, ये तो आपको बिल्कुल पता है। ए ने नकली बिल इशू करा बी को, ए ने नकली बिल इशू करा बी को, तो ए ने जब नकली बिल बी को इशू करा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगी। बोलो हाँ, समझ आ गई बात? क्लियर, पक्का? एज अ सेलर। इससे पिछली कहानी में भी यही हुआ, उससे पिछली कहानी में भी यही हुआ, तो इसमें तो कोई नई बात है नहीं। अब दूसरा सिनेरियो देखो, अब ये देखो भाई, अब यहां पर जो बी है इसने क्या करा जरा वो देखते हैं। मिस्टर बी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, बी अवेल्स आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ सेट टैक्स इनवॉइस। इसका मतलब इसने आईटीसी ले लिया, अपराध नंबर 1, कुछ और तो नहीं करा इसने, देख लो। एंड फर्दर passes on the said ITC to another registered person by issuing invoice without supply of goods. ओहो, ये है यहां पर अपराध नंबर 2। यहां पर भैया बी ने 2 अपराध कर दिए हैं। पहला ये कि इन्होंने आईटीसी लेने की हिम्मत कैसे करी जब माल आया ही नहीं, और दूसरा आईटीसी लिया भी और खुद दूसरों को दिलवाया भी।
वो माल जो कभी इनको रिसीव ही नहीं हुआ वो इन्होंने आगे भी लपेट डाला। बताओ हालत देखें आप। क्लियर? तो इनके ऊपर वो वाली पेनल्टी लगनी चाहिए जो सेलर के ऊपर लगती है, ठीक है ना? ये देखो, और इनके ऊपर वो वाली पेनल्टी भी लगनी चाहिए जो बायर के ऊपर लगती है, ठीक है? देखो, ऑल्सो फॉर टेकिंग, दोनों पेनल्टी लग गई। पहले बताओ समझ आया आपको कि नहीं समझ आया? क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? और वो जो सी है, वो जो अगला बंदा है ना सी, बी ने जो सी को आगे बेचा, उसके आगे की कहानी तो दी नहीं है। तो सी के ऊपर है जब बायर पेनल्टी लगेगी केवल। ये वाला अमाउंट भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो सी है वो देख लो आप। सिंस सी हैज अवेल्ड एंड यूटिलाइज फ्रॉडुलेंट आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस विदाउट रिसीविंग द गुड्स, तो इनके ऊपर पेनल्टी तो लगेगी सेक्शन 74 वाली, वही गलत आईटीसी लेने की, 15%, 25%, 50% और 100%। तो प्लीज बताएं आप सब कि आपको क्लियर हुआ ये सब कुछ, क्या क्लियर नहीं हुआ? प्लीज टेल मी, इज दैट ऑल राइट और नॉट? हमारे पास आज के बचे हुए समय में हम एक और टॉपिक कर सकते हैं, एक और हम टॉपिक कर सकते हैं फटाफट से। पहले आप मुझे ये बताइए कि ये सब कुछ आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? प्लीज बताएं, ये बात समझ आई आपको कि नहीं समझ आई? एवरीबडी यस क्लियर? चलो, अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है, हम इसको स्किप करके इसके बाद वाला कर रहे हैं। 11th टॉपिक हमारा है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है। ये हम पार्ट 2 में पढ़ लेंगे, मतलब ये अगले सेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर 12 है पावर टू अरेस्ट, और टॉपिक नंबर 13 है मॉनेटरी लिमिट नॉट एप्लीकेबल। मॉनेटरी लिमिट नॉट एप्लीकेबल। तो हम आज 14th टॉपिक पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है ये, आज ही खत्म हो सकता है। यस, गाइडलाइंस ऑन इशुएंस ऑफ सम्मन्स अंडर सेक्शन 70 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन नंबर का एज सच कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक? तो सेक्शन नंबर का ऐसा अपने को याद करने की जरूरत नहीं है। क्या पूछ रहे हो आप? ऑल क्लियर? हाँ, गुड गुड गुड। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर कुछ गाइडलाइंस हैं, यहां पर कुछ रूल्स हैं, यहां पर कुछ नियम हैं सम्मन इशू करने के। एंड आई बिलीव आपको सम्मन का मतलब पता है। सम्मन है बुलावा, डिपार्टमेंट का बुलावा। डिपार्टमेंट आपको चिट्ठी भेजकर कह रहा है कि तुसी आ जाओ और सवालों के जवाब बताओ। तो जब डिपार्टमेंट आपको बुलाएगा तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेगा। वो क्या है जरा वो देखिए। सबसे पहला, सम्मन बाय सुपरिटेंडेंट शुड बी इशूड आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर रिटन परमिशन फ्रॉम एन ऑफिसर नॉट बिलो द डिप्टी रैंक और असिस्टेंट कमिश्नर। मतलब मिनिमम इस रैंक का अधिकारी अलाउ करेगा तभी सम्मन इशू होगा। डीसी और एसी, डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो परमिशन देंगे तभी सुपरिटेंडेंट सम्मन इशू करेगा, ठीक है? दूसरी काम की बात, द ऑफिसर इशूइंग सम्मन शुड रिकॉर्ड इन फाइल अबाउट अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस। मतलब भाई जो भी जिस व्यक्ति को सम्मन भेजा गया वो आया कि नहीं आया उसकी नोटिंग होनी चाहिए, ठीक है? अगला, issuance of summon may be avoided to call upon statutory documents which are online available in GST portal। मान लो डिपार्टमेंट वाले हमसे बोलें जरा अपना जीएसटी सर्टिफिकेट लेकर आना भाई, ठीक है? अरे भाई क्यों मंगा रहे हो जीएसटी सर्टिफिकेट जब वो पोर्टल पे अवेलेबल है? डिपार्टमेंट वाले कह रहे अपना पैन नंबर लेके आना। भाई पैन नंबर दिया नहीं था हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते समय। तो जो कागज ऑलरेडी पोर्टल पर अवेलेबल है उनको मांगने के लिए सम्मन नहीं आ सकता। सम्मन शुड नॉट बी इशूड इन फर्स्ट इंस्टेंस टू सीनियर मैनेजमेंट। मतलब जब तक जरूरी ना हो कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट को, सीईओ को, सीएफओ को, एमडी को, चेयरमैन को बुलाने की जरूरत नहीं है, जब तक कोई बहुत आवश्यकता ना हो तो, ठीक है? क्लियर? पक्का?
आनंद भाई पूछ रहे हैं गाड़ी खरीदी हमने, आईटीसी ले सकते हैं कि नहीं? आईटीसी वाले चैप्टर में से पढ़ेंगे इसको। चलो भाई, जनरेशन एंड कोटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर मैंडेटरी। देखो भाई, आजकल बड़ी धोखाधड़ी है, सरकारी नोटिसों की भी नकल हो जाती है, कुछ पता थोड़ी है। मतलब आपके पास जो चिट्ठी आई है जीएसटी डिपार्टमेंट से, वो असली है या नकली, ये पता लगाने के लिए उस पर DIN होना चाहिए, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, अगला बहुत प्यारा है भाई, प्यारा सा नियम है, जो बुलाएगा वो खुद भी आएगा। ये देखो क्या लिखा है, सम्मनिंग ऑफिसर मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम एंड डेट फॉर विच सम्मन इज इशूड। जो अधिकारी हमें सम्मन दे के बुला रहा है उसको खुद भी आना है। ठीक है, अगला, ऑल पर्सन सम्मन्ड आर बाउंड टू अपीयर बिफोर द ऑफिसर। ये तो ठीक सी बात है कि जिसको भी बुलावा भेजा जाएगा उसको भाई आना ही पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं कि तुम छुट्टी कर जाओ। हाँ, एक उपाय है, देखो एक एक्सेप्शन याद रखना। ओनली एक्सेप्शन क्या है? बीइंग वुमेन हु डू नॉट बाय ट्रेडिशन अपीयर इन पब्लिक और प्रिविलेज्ड पर्सन। ठीक है, ये वो लोग हैं जो अगर बुलावे पे नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, अब इनकी डिटेल किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। लेकिन कौन दो लोग ऐसे हैं जिनको सम्मन से छुटकारा है? कौन दो लोग ऐसे हैं जो सम्मन जारी करने पर नहीं आएंगे तो चलेगा? पहला, ऐसी महिलाएं हु डू नॉट बाय ट्रेडिशन अपीयर इन पब्लिक, और दूसरा प्रिविलेज्ड पर्सन। ये अगर सम्मन पर नहीं भी आएंगे तब भी क्लियर है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जनरली 3 सम्मन एट रीजनेबल इंटरवल will be issued in case summoned person does not join। 3 बार बुलावा आएगा, इससे पहले डिपार्टमेंट को गुस्सा नहीं आता है। 3 बार बुलावा भेजेंगे वो, और फिर भी नहीं आओगे तो कंप्लेंट कर देगा डिपार्टमेंट। कहां पे? जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के यहां पर। क्लियर हो गई बात? लेकिन एक बात बहुत अच्छी है जो लाल रंग से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। दिस डज नॉट बार टू इशू फर्दर सम्मन। मान लो एक आदमी 3 सम्मन पे भी नहीं आया, डिपार्टमेंट ने 4था सम्मन भेज दिया, वो आदमी जाके कोर्ट में कह रहा है जज साहब ये तरीका क्या है, मेरे को 4था सम्मन क्यों आया, मैक्सिमम 3 ही भेजे जा सकते हैं। नहीं, मैक्सिमम लिमिट नहीं है 3 सम्मन की। 3 सम्मन बाद जज को शिकायत हो सकती है, 3 सम्मन से पहले जज को शिकायत नहीं हो सकती, लेकिन 3 के बाद 4, 5, 100, 200 कितने भी सम्मन डिपार्टमेंट आपको भेज सकता है। आप इस बात के रूल नहीं बना सकते कि साहब डिपार्टमेंट हमें 4 चिट्ठी क्यों भेज रहा, भाई उसका दिल। ठीक है जी, तो ये हमारा टॉपिक नंबर 14 पूरा हो गया। इसके आगे का हम अगली मुलाकात में पढ़ेंगे। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पूछना हो, इंपॉर्टेंट बात करनी हो तो अभी बताइए। यस दोस्तों, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, शेड्यूल, एनीथिंग। वैसे तो हमारी पूरी टीम आप सबके साथ है, आपको जो भी जब जानकारी लेनी हो आप दिए गए नंबर पे फोन कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल से कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, CMA फाइनल IDT का कंक्रीट रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन विल बी डूइंग मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 8 PM to 9:30 PM। ठीक है, एनीथिंग दैट यू पीपल वांट टू आस्क, कुछ भी जो स्पेसिफिक आप जानना चाहते हैं, वो डेज वाला कैलकुलेशन अभिषेक भाई वो मैं चाहता था एक बार आप कर लो, फिर अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं डाउट बता दूंगा। यस पीपल, एनीथिंग? पूरा GST प्लस कस्टम कवर होगा? हाँ जी बिल्कुल कवर होगा, बिल्कुल कवर होगा। यशवंत कह रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स कहां से करने हैं? स्टडी मैट से कर लीजिए, पुराने स्कैनर से कर लीजिए, मतलब पुराने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, दैट इज इनफ। हमारा जो मेन बैच है, हमारे जो मेन बैच के मटेरियल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वीडियोस हैं, उनमें कंप्लीट कवरेज है, पूरा डिटेल, कॉम्प्रिहेंसिव, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, वो कर सकते हैं। और बताएं दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सबको आज का सेशन नॉलेजेबल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि हमेशा आप इसी प्रकार सेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच